जय श्री राम। भारत भू का सच्चा इतिहास एवं छिपाए गए तथ्य को आपके समक्ष रखने का ये प्रामाणिक प्रयास है। मित्रों, एआई के युग में ये रोमिला, ये मोहम्मद हबीब, ये इरफान हबीब जैसों की सारी असत्य आदि झूठ परिकथाएं इन्होंने जो लिखी है, अगर ये परिकथाएं डाटाबेस में सत्यापित बन के फीड की गई तो बड़ा अनर्थ होने वाला है। इस षड्यंत्र को रोकने का कठिन काम है, मैं जानता हूं। बिना आपके सहयोग के ये शिवधनुष्य व्यक्तिशः उठाना असंभव है। आपसे अनुरोध है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें बल देना ना भूलें और बेल जरूर दबाएं। हमने ईसा पूर्व 326 से सन 1857 तक का इतिहास अब तक कथन किया है। राजपूत, विजयानगरम, निजाम, चोल साम्राज्य और मराठा पेशवाई शेष है। हे मां भारती, हम इस श्लाघ्य कार्य को सफल बनाने की हमें शक्ति प्रदान करे। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंतकाले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अभी तक हम गुजरात का इस पेशवे काल का इतिहास हम सुन रहे थे कि भाई कैसे गुजरात और मारवा के विजयी अभियान से हिंदवी स्वराज्य की जो पताका है वो जोर शोर से दिल्ली की ओर इन्होंने बढ़ाई है। लेकिन मित्रों, एक अवरोध जो कायम रहा, एक अवरोध, इवन छत्रपति शिवराय स्वयं इस अवरोध को बार बार प्रयत्न करके भी हटा नहीं पाए हैं। उस अवरोध का नाम है मुंबई से नजदीक हमारे कोंकण तट पर खड़ा अजेय जंजीरा किला। आज भी इस जंजीरा और उसके सिद्धि के बारे में थोड़ा सा मैं अनसुना इतिहास में आपको बताना चाहता हूं। अक्सर इन जितने भी राज दरबारी चाटुकार, तवारीखकार एवं ये हमारे घिनौने हीन दर्जे के वामपंथी है ना, इन्होंने तुष्टिकरण की वजह से इन सिद्धियों को गुलाम समझ के हमेशा नेपथ्य में डाला, हमेशा डाला। और यही कारण है कि ना कोई इनका इतिहास है, ना कोई तथ्य है, कोई साहित्य है, ना कोई संशोधन किसी ने करने की जरूरत नहीं समझी। वो तो 2006 के बाद में थोड़ा सा संशोधन अब विद्यार्थियों ने शुरू किया है। और मुझे लगता है ये हमारे गाडगिल साहब और अमेरिकन एक वेबर नाम का कोई इतिहासकार है, इसने इन पे संशोधन करना, बहुत संशोधन करके पुस्तक कुछ लिखी है। मेरे पास पुस्तक नहीं है, मैंने उसका नाम पढ़ा है, लेकिन उसने शायद कुछ काम थोड़ा बहुत किया होगा, वरना कोई इतिहास हमारे आज हमारे हाथ में या हमारे सामने मौजूद नहीं है। और क्यों? क्योंकि ये सिद्धि समुदाय मूलतः अफ्रीका समुदाय का था बस, और इनको पकड़ के खरीद के इन्होंने गुलाम बनाया था, बस यही कारण है कि इनको हमेशा नीच दिखाने का काम ये हमारे, चल छोड़ो वो बाकी सब आपको पता है, इन लोगों ने किया है। हाँ, इनको ऐसे हमेशा पहले दिन से इनको लगता है कि मैं और मेरा उम्मा छोड़ के पूरे विश्व भरे जितने भी अश्रद्धावान लोग हैं वो मेरे गुलाम है, और उन गुलामों को इन अल्लाह के बंदों की सेवा मात्र करने के लिए धरती पर जिंदा रखा है। मेरी गुलामी करो, अपनी जितनी भी महिलाएं हैं वो मुझे ऐश के लिए मुझे दे दो, बच्चे दे दो, और तुम भीख मंगो
जैसे आप जिंदगी गुजारो, बस यही यही इनका डॉक्ट्रिन है, यही इनकी ये है, क्या कहते हैं, इनकी मानसिकता यही है। चलो छोड़ो। वर्तमान में मित्रों ये सिद्धि समुदाय प्रामुख्य से सचिन नामक एक जगह है जो सूरत जिले में आती है। उसमें ज़्यादातर बहुसंख्य सिद्धि लोग वहाँ बसे हुए हैं, उसके रहवासी है। वहाँ पे उनका एक एमएलए भी है। गुजरात विधानसभा में शांताराम के नाम से, जो हिंदू है लेकिन है सिद्धि समुदाय का, वो एमएलए पहली बार एक एमएलए बना चुका। तो ये अच्छी बात है कि वो लोग हमसे मूल धारा में आ रहे हैं। ये वैसे पश्चिम तट के क्षेत्र में भी फैलता गया। दुर्भाग्य है कि आज का भारत का जो सिद्धि समुदाय है वो अपनी मूल मातृभाषा एवं मूल संस्कृति से पूरा का पूरा मित्रों कटा हुआ है। वजह है इस्लाम। ये जबरन धर्मांतरित होके पूरे के पूरे सिद्धि समुदाय ने अपनी पहचान खोई हुई है। ये सत्य है, इतिहास बताता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सिद्धि मित्रों समुदाय ये निसर्ग पूजक मूलतः समुदाय है। सन 628 में भी ये अरबों के साथ मुंबई ठाणे हमला करने यहाँ पे आए थे। अरबों के साथ ये 712 में भी आए थे। वो इतिहास तो मैंने विस्तार से आपको ऑलरेडी कथन कर रखा है। अच्छा, मोहम्मद कासिम के साथ भी लोग आए थे। जो मोहम्मद कासिम जो बलूचिस्तान के मार्ग से सिंध में घुसा। अब उसके साथ आने वाले जितने भी सिद्दी गुलाम थे उनको जजी कहा जाता था। ये अल जजीरा है ना, जजी का मतलब शायद द्वीप है, तो जजी उनको कहा जाता था। बाद में का इतिहास बताता है कि ये जो दरिंदे यूरोपियन पोर्तुगीज थे ना, अपने अफीम के व्यापार में अतिरिक्त मनुष्य बल की जरूरत इनको पड़ी। तब ये झांझीबार गए और गुलाम पकड़ के खरीद के इन लोगों को भारत में इनको काम पे लगाया, क्योंकि यही वक्त है कि यूरोपियन पोर्तुगीज क्या, ब्रिटिश भी उसमें थे, डच भी थे। इन यूरोपियन गोरों ने सारे चीन को अफीम चटाकर नशे का आदी बना रखा था। मेरा वो एपिसोड आप सुन ले, नशे अफीम का एपिसोड सुन ले, उसमें मैंने डिटेल दी है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। सिद्धि जो लोकगीत थोड़े बहुत बचे हैं उसमें कथा सुना जाती है। कथा ऐसी है कि उसमें जूनागढ़ का नवाब है और वो अफ्रीका चला जाता है, शायद झांझीबार चला जाता है। वहाँ से एक लौंडी उठा के लाता है और उससे बेगम बनाता है। क्या मजाक है यार। मोमिन, जूनागढ़ का मोमिन नवाब, हाँ, और वो बेगम बना के लाएगा। भाई खरीदी हुई लौंडी को इस्तेमाल करके हरम में इसने 100% फेंका होगा, 100%। मेरी गारंटी है आपको, मेरा विश्वास ही मैं कर नहीं सकता। यही जूनागढ़ के खानदान का मैं बताता हूँ आपको एक वाक्य। आगे बढ़ते हैं, हमारा सिद्धि समुदाय के बारे में मैं आज पॉडकास्ट कर रहा हूँ, लेकिन एक वाक्य जरूरी है आपको समझना। यही वो जूनागढ़ का नालायक खानदान है कि 1947 में पाकिस्तान जाते वक्त अपने बेगमों को ये नवाब ने छोड़ा था और कुत्ते ले गया था। बेगमों को भारत में लावारिस छोड़ के अपने कुत्ते को ले जाने वाले ये जूनागढ़ के नवाब का खानदान है। आप बताओ कि इस खानदान में वो बेगम लौंडी को बेगम बना के नारी का सम्मान कर सकता है क्या? आप बताओ। नहीं कर सकता भाई, डीएनए में नहीं है उनके। तो और एक कहानी सुनाता हूँ, ये बड़ी दिलचस्प है। और जिनको गॉसिपिंग अच्छी लगती है ना आजकल,
क्योंकि गॉसिपिंग वालों को तो लाखों में लाइक्स मिलते हैं। वो ऐसा गॉसिपिंग का एक इतिहास सुनाता हूँ। 1900 कोई 10, 15, 20 के आसपास ये जो गुजरात का राजा था ना, इब्राहिम याकूत खान, नवाब इब्राहिम याकूत खान सिद्दी, इसने एक फातिमा रखेल बना के फातिमा को रखा था। अब कोई कहता है कि बेगम बनाया, लेकिन समुदाय और बाकी जगह पे इसको बेगम के तौर पे मान्यता नहीं मिली, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमारे हीन दर्जे के इतिहास लेखक जो है, ये उसका महिमा मंडन करने आगे आते हैं और धड़ल्ले से उसको बेगम बना डालते हैं फातिमा को। एक बिल्कुल झूठ है ये। भाई कहने में क्या शर्म है, रखेल थी तो रखेल थी। और आजकल तो क्या शर्म क्या है, आजकल तो ये पुरुष जितने भी हैं यूरोपियन, वो तो फ्रॉक डालते हैं, घूमते हैं, धड़ल्ले से अपने आप को महिला बताते हैं। तो इस युग में क्या फर्क पड़ता है कि एक नर एक मादी को रखेल बना के रख रहा है, क्या फर्क पड़ता है? हाँ चलो, इस रखेल को 2 लड़कियां हुई, एक का नाम है सुल्ताना और एक का नाम है जुबेदा। मित्रों, इस जुबेदा ने हमारे आलम आरा चलचित्रपट में काम किया है। तो ये अभिनेत्री बनी और अभिनेत्री बनने के बाद कुछ फिल्में भी इसने की हैं। तो ये फिल्मों से भी ये सिद्दी समुदाय जुड़ा और कुछ फिल्में करने के बाद में कोई कर्नाटक की एक छोटी मोटी रियासत थी जिसके राजा से, हिंदू राजा से इसने शादी की और गायब हो गई। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भाई सिद्दी समुदाय में पहली अभिनेत्री तो जुबेदा बनी। तो लगता है कि ये, मुझे ऐसा मेरा पर्सनल है कि ये जो लोकगीत अभी हम लोग सुनते हैं ना, ये इब्राहिम पे ही वो लोकगीत आधारित होगा क्योंकि उसने, इब्राहिम ने जो किया वो सेम स्टोरी लोकगीत में है। अच्छा, इससे आगे जानकारी मुझे है नहीं और जुटा भी नहीं पाया, समय भी कम मिला मुझे जरा थोड़ा सा संशोधन करने। कुछ इतिहासकार मित्रों इन सिद्दी समुदाय को दक्षिण अफ्रीका और टांजानिया, ये जो संलग्न देश है, इनमें एक बंटू नामक समुदाय है। ये बंटू वंश से इनको जोड़ते हैं। लेकिन प्रसिद्ध इतिहासकार रिचर्ड बर्टन इनको नाइजीरिया का मूल निवासी बताता है। लेकिन मित्रों, ये बात सच है कि सारी की सारी जानकारी जितनी भी इतिहासकारों के पास है वो उनको मौखिक, लोकगीत या फिर लोक कथा से मिली है। तथ्यात्मक इतिहास कहना सबके लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि लिखित साहित्य बड़ा सीमित है इनका, और जो भी है वो सब 1950 के बाद का है और छोटे मोटे पुर्तगीज वगैरह कुछ कहीं लेख लिखे हैं तो लिखे हैं, ज़्यादातर साहित्य है नहीं इनका। लेकिन बंटू की भाषा में समुद्र के अधिपति के तौर पे सईद या सैयद भूषित कर रखा है बंटू भाषा में। हम तो जानते हैं इसके विपरीत अरब में क्या होता था। अरब में हमारे यहाँ सैयद हो या कुरैशी हो, चाहे वो कबाड़ा वाला डकैत हो, भिकमंगा हो, हाँ, खुद को अरब के नबी के खानदान का बताता है ना मजेदार बात और ये घिनौने वामपंथी ये कबाड़ी वाले के इस पे बात पे मोहर भी लगाते हैं कुछ तो ऐसे हैं मित्रों हमारे यहाँ पे इतिहासकार जो इंडिया को डिस्कवर करके इतिहास लिखने का दावा करते हैं। अब क्या बताएं, मुझे तो नाम लेने में भी आजकल घिन आती है। चलो छोड़ो, ये भिखमंगे ही रहेंगे, लेकिन सत्य आखिर सत्य ही रहेगा। मित्रों, भारत में मलिक अंबर जो आदिल शाह का दक्कन का सेनापति था, ये पहला प्रसिद्ध सिद्दी बताया जाता है। मलिक अंबर अपनी ताकत, अपनी निष्ठा और अपनी ईमानदारी के लिए आज भी जाना जाता है। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसने कई बार इन नशेड़ी भांड बच्चेबाज मुगलों की शलवार उतारी है युद्ध में।
एक बार तो जहांगीर को भी नंगा करके इसने भगाया है। लेकिन हमारे यहाँ पे एक मीणा जी है, गंगा सहाय मीणा जी, आदरणीय इतिहासकार है। मीणा जी इस अंबर मलिक अंबर को युद्ध नीति एवं गनिमी युद्ध की नीति जो होती है उसमें मराठाओं का गुरु मानते हैं कि भाई मराठाओं ने मलिक अंबर को फॉलो किया। खैर अभी मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा। हमारे सबके सभी के मीणा जी बहुत आदरणीय है और उन्होंने बहुत काम किया इतिहास में, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आप स्वयं सोच के आप निष्कर्ष निकालो कि भाई सच है झूठ है पता नहीं, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूँगा मीणा जी के बारे में। लेकिन मीणा जी ने ये लिखा है, ये आपको बताना जरूरी था। ये मलिकांबर 1626 में मरा, यानी श्री शिवराय के जन्म के पूर्व 4 साल ये मरा है। और यही मलिकांबर ने जंजीरा किले का निर्माण किया था। मैं जज्जी था, जज्जी का मराठी में जंजीरा हो गया, तो नाम भी किले का जंजीरा ही रखा। तो जंजीरा किले का निर्माण मलिक अंबर ने किया। आगे चल के मित्रों ये जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने जातीय गणना में ये सिद्दी को आदिवासी के श्रेणी में डाला है। ये 1931 का जनगणना जो उन्होंने की है वो नेट पे उपलब्ध है, आप देख सकते हो। गुजरात में इनका प्रभाव था, ये तो मैंने पहले से बताया कि 700-800 साल से गुजरात में इनका प्रभाव है। तो अहमदाबाद में ये सिद्दी समुदाय के किसी ने, क्या नाम था, सैयद, उसने एक मस्जिद भी बनवाई जो आज भी है। वो मस्जिद सिद्दी सैयद ने बनवाई थी 1579 में। बाकी और एक मस्जिद है मित्रों, सिद्दी बशीर मस्जिद, वो तो बनी थी भाई 1452 में, 1452। उसका इतिहास उपलब्ध है कि भाई ये जो बशीर था, सिद्दी बशीर, ये वहाँ के अहमद शाह सुल्तान का आप समझ गए, लौंडा था, लौंडा। बड़ा प्यारा लौंडा हुआ होगा कि भाई उसके नाम से अहमद शाह ने मस्जिद बनवा ली। यार आप जरा सोचो, जोरू जमीन वाले ये लालची हलकट दरिंदे मोमिन, हाँ, ये लौंडों के पीछे क्यों लगते हैं आज तक मुझे समझ नहीं आया। 9 साल की बच्ची हो, 60 साल की बुढ़िया हो, ये तो कुछ नहीं है। कराची में तो ये कब्रिस्तान में भी जाके कब्र में लेटी औरत को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। आपने सुना है ना, कुछ 7-8 साल हुए होंगे, फोटो के साथ आई थी कि कब्र में लेटी मरी पड़ी औरत को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। हाँ, और अगर ये नहीं मिली कोई लौंडी औरत, कुछ नहीं मिला, तो इनको तो कुत्ती भी चलती है, गधी चलती है, ऊँटनी चलती है, बकरी तो आए हाय हाय हाय, बकरी का क्या कहे भाई, बकरी तो फेवरेट है। अभी तो 6 महीने पहले तो बकरी को प्रेग्नेंट भी किया था, बकरी तुरंत मर गई, वो बात दूसरी है। और हद देखो, हद। पाकिस्तान पुलिस में उस बकरी का पोस्टमार्टम किया। आप बताओ, इनका बस जाहिल दिमाग देखो, आप क्या करें यार इन पे ना। कभी मुझे क्रोध नहीं आता है। ऐसे लगता है ना इन पे ऐसी जोर से मैं इनको लात मारूं ना, और मैं समुंदर में ढकेल दूं सालों को। इतने जाहिल है ये, इनकी जाहिलियत का कोई मापदंड ही नहीं है, इतने नालायक है ये। और कारण एक ही है, हाँ, इनके लिए सभी जितने भी अभी मैंने नाम लिए वो सब खेती है। हाँ, लेकिन ये बात तो सच है कि बच्चे और नाबालिग लौंडे इनको विशेष प्रिय है 1500 साल से। आज भी ये बूढ़े जितने भी पोर्किस्तान के ये मुल्ले हैं, उनका वीडियो तो आपने देखा होगा, बच्चों को लेते हुए
चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ? माँ नहीं, बहन नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई रिश्ता ही नहीं है, बस खेती देखी। और वो लूटी हुई अगर खेती हो तो आए हाय क्या कहने। तो ये भांड नर पशु जो होते हैं ना, वो हमेशा हल चलाने के लिए तैयार होते हैं। सन होता है ना दिमाग, सन होता है, क्योंकि हमको हमारे दिमाग में ही नहीं आ सकता है ऐसी चीजें ये करते हैं, क्योंकि किताब में लिखा है। चलो आखिर में बताता हूं। सिद्दी समुदाय का कोई गौर नामक अफ्रीकी व्यापारी था। अब ये व्यापारी अकीक पत्थर का व्यापार करता था। तो उस व्यापारी ने जो अकीक पत्थर था हमारे यहाँ मिलता था, उसके काम के लिए ये बाकी के जितने भी उसके सिद्धी समुदाय के वहाँ पे बसे लोग थे, उनको फिर यहाँ पे गुजरात में बसाया। अब ये गोर नामक जो व्यापारी है, इस भांड को यही सूफी समुदाय ने मजार में लिटा दिया। तो भाई ये अब सूफी संत बन गया। अब बताओ ये सूफी संत कहाँ से है? लेकिन फिर वो सभी बन जाता है। अब वो बहराइच वाला सालार मसूद का कबर याद है ना आपको? हाँ, ये साला खाना बदोस्त और ये भटकती कबीले का एक सामान्य भांड, हाँ, फौजी बन के यहाँ पे युद्ध करने भारत आया। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सुहेल देव जी ने हमारे इसको काट डाला। दुर्भाग्य है कि जहाँ पे काटा वहाँ पे उसकी इन लोगों ने, मोमिनों ने मस्जिद ये मज़ार बनवा दी और उसको सूफी संत कह डाला। और हमारे आज के ये, अब क्या बोलूँ मैं, गाली तो नहीं दे सकता, अपने हिंदू है, हाँ, कैसी गाली दूँ। यही ये फर्जी हिंदू वहाँ पे फूल चढ़ाने जाते हैं, उस पे चद्दर भी चढ़ाते हैं। कौन था भाई ये तो समझ लो कि उसने समाज के लिए क्या अच्छा किया है। हमारे संत देखो, रविदास देखो, क्या कितने नाम लो यार, हजारों नाम है, लेकिन इन संतों का काम देखो और ये भांड का काम देखो। क्या किया इसने? यहाँ पे युद्ध करने के लिए आए, युद्ध में काट डाला, मर गया, बस इतना ही काम है। अब बताओ, अब इन ऐसे मूर्ख हिंदुओं के आगे अब क्या माथा फोड़े? आप बताओ। 15-20 मिनट का एपिसोड होता है यार, ये मोमिनों पे ही मेरा ज़्यादा समय जाता है और विषयांतर हो जाता है। लेकिन क्या करूँ, बार बार समझाने के बाद भी हमारे ही हिंदू उस पे चद्दर चढ़ाते हैं बिना मतलब के। शायद निजामुद्दीन का वो नूर उनको अच्छा लगता है चेहरे का। चलो, कुछ मराठाओं के संदर्भ के बारे में राजकीय इतिहास आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अनकहा और अनसुना इतिहास आज है। आज मैं मित्रों यहाँ वाणी को विश्राम देता हूँ। ये राजकीय इतिहास के बारे में कल बात करेंगे। वंदे मातरम।